स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। देखिए, हमने जो श्रृंखला एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर पेपर कराने की शुरुआत की है, आज उसी का नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो देखिए, उस दिन जो कमेंट किया पिछली वीडियो पर कि किसके कितने सही है, इसमें से आर्मी वाले ने कमेंट किया कि सर मेरे 17 सही है। तो बहुत अच्छा, अगर 15 से प्लस है तो मैंने कहा है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो आर्मी वाले का 17 सही है। विशाल पाल ने लिखा है नाइस सर, तो थैंक्स विशाल पाल को। फिर आरती वर्मा, इसने लिखा नाइस सर, तो थैंक्स उन्हें भी। नितिन पाल आर्मी ने लिखा है 18 सही है सर जी। तो नितिन पाल आर्मी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे नंबर है इसके, वो काफ़ी मेहनत करता है बालक। फिर सरोज सिंह, इनका 14 सही है, तो इनका भी कम है, 15 से कम है। फिर रवि कुमार, सभी इम्पोर्टेंट है, तो हाँ इम्पोर्टेंट है। मनीष वर्मा 15 सही है। सुपर ब्रदर्स 13 सही है। सुपर सॉन्ग्स एंड गज़ल 16 सही है। और जेसिका यस 19। आंशी सिंह, इसने जो अपना कमेंट किया मैंने इसका जवाब दे दिया है। सुपर ब्रदर्स ने भी वही नाइस से लिखा है। तो देखिए, इतने लोगों ने अपना कमेंट किया है, अपना जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ लोग हैं जो बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। तो देखिए, जो लोग अपना पढ़ाई मेहनत से कर रहे हैं, हमने पहले ही कहा है कि कंपटीशन देखिए अधिक लोगों के बीच में नहीं है, कंपटीशन बहुत ही कम लोगों के बीच में। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि शुरुआत में जब वीडियो शुरुआत होती है तो बहुत से लोग जुड़ जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन बात वही होती है कि कुछ दिनों के बाद फिर क्या होता है, बोरियत उनको फील होने लगती है और क्लास छोड़कर फिर गायब हो जाते हैं। तो वो वही लोग हैं जो रेगुलर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चलिए हम लोग आते हैं, आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है। हमारे भारत में जानते हैं विष्णु के कुल कई अवतार हैं, उन्हीं अवतारों में से एक है वामन अवतार। अब उसमें से कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी विष्णु के 10 अवतार है। कुछ लोग कहते हैं, मैंने सुना है कि जैसे बहुत लोगों के घर में ये कहावत है कि मोदी जी विष्णु के 10 अवतार है, मूर्खों के कोनो वैल्यू नहीं है। चलिए, तो आप ऑप्शन देखिएगा, दिया हुआ है कुंभ, बिहू, ओणम, जन्माष्टमी। तो इनमें से कौन से विष्णु के वामन अवतार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ओणम। ओणम जो है ये विष्णु के 10 अवतार से संबंधित है। ओणम ये केरल, तो इसका राइट आंसर है ओणम। जानते हैं कि मैंने बताया कि केरल में जो वहाँ उन लोगों का मानना है कि एक असुर राजा था जिसका नाम था महाबली। महाबली अपने पातालपुर से जब आता है केरल में, तो उसके आने की खुशी में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उसी कहते हैं ओणम। इसी में नौका विहार किया जाता है, जिसे नौका विहार को बल्लम कली कहते हैं। ये सब बातें आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए फिर आगे है कि फरवरी 2019 से नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, राजीव कुमार, शक्ति सिन्हा और उर्जित पटेल। तो जानते हैं कि नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो थे वो अरविंद पनगड़िया थे, और द्वितीय जो थे वो कौन है? तो इसका राइट आंसर है राजीव कुमार। याद रखिएगा कि इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाए नीति आयोग का, तो आप बताएंगे प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कौन है? मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। फिर आ गया, भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है, क्या घोषित किया है? राज्यों का फेडरेशन, फिर राज्य संघ, फिर सी ऑप्शन है राज्यों का संघ, फिर चौथा है राज्यों की संस्था। देखिए ऐसे इसका आंसर तो जो पहला है फेडरेशन, ये भी हो सकता है, और ऑप्शन सी जो है ये तो एकदम एग्जैक्ट सही है कि राज्यों का संघ है। इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही है। फेडरेशन का भी अर्थ हिंदी में संघ ही होता है, यानी राज्यों का संघ। फेडरेशन जो है अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में उसका संघ होता है। लेकिन और जो सी वाला है ये जो संघ है, इसका मतलब यूनियन से लिया गया है, उसे इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। दोनों का अर्थ, यूनियन और फेडरेशन का अर्थ संघ ही होता है। लेकिन फेडरेशन में क्या होता है कि जब जैसे कोई देश, हमने कहा कि ये राज्यों का संघ है, तो इसका मतलब उस देश में वहाँ के राज्यों को टूटकर अलग होने की क्या है, इजाज़त होती है। जैसे कि अमेरिका, वो क्या है, राज्यों का एक फेडरेशन है, यानी कि स्टेट ऑफ फेडरेशन ऑफ द स्टेट है वो। वहाँ पर जो 50 राज्य हैं, वहाँ पर राज्यों को अमेरिका से टूट करके अलग होने की क्या की गई है, बात की गई है। लेकिन भारत जो है ये यूनियन ऑफ द स्टेट है। इसका मतलब है कि ये राज्यों का एक ऐसा संघ है जहाँ पर किसी भी राज्य को टूट करके अलग होने की बात नहीं की जा सकती। अगर कोई राज्य यहाँ भारत में से अलग होना चाहता है तो उसे कोई अनुमति नहीं। मतलब भारत एक अखंड भारत है, अखंड इंडिया है, इसको टूट करके यहाँ पर आप अलग नहीं हो सकते। हाँ, दूसरे राज्यों को एक्वायर कर सकता है भारत, जैसे कि सिक्किम पहले हमारे भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन बाद में 1975 में भारत का हिस्सा बनाया ही गया है, एक्वायर किया ही गया है। चलिए फिर आगे है,
भारतीय संविधान ने भारत को घोषित किया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर उसके बाद 29 नंबर के है, निम्नलिखित में से कौन जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारण नहीं है। मतलब हम लोगों के यहाँ जो जल निकासी प्रणाली होती है उसका पैटर्न कैसा होगा, कैसी उसकी संरचना होगी, इसका निर्धारक कौन नहीं है, कौन निर्धारक नहीं है। क्षेत्र की जलवायु परिस्थिति, ऑप्शन नंबर बी है जल निकासी प्रणाली का स्रोत, ऑप्शन नंबर सी है चट्टानों की संरचना, और ऑप्शन नंबर डी है भूमि की ढलान। तो चट्टानों की संरचना से तो कुछ लेना देना नहीं है, चट्टान कठोर है, नरम है, कोमल है, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, यानी चट्टानों की जो संरचना होती है इसका कोई लेना देना नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी है। फिर उसके बाद है सूफी परंपरा के संदर्भ में शब्द खानकाह का अर्थ है। खानकाह किसे कहते हैं? नरक, कब्रिस्तान, मठ या स्वर्ग। जैसे हम लोग कहते हैं कि जहाँ पर बौद्ध धर्म के लोग, बौद्ध धर्म के बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उसे हम लोग कहते हैं विहार, उसे क्या कहते हैं? विहार कहते हैं। और जहाँ पर अपना वो उपासना पूजा पाठ करते हैं उन्हें क्या बोलते थे? उन्हें क्या कहा जाता था भाई? देखिए अभी मैं इसको बोल रहा हूँ, अभी भूल गया। जहाँ पर पूजा पाठ करते थे, अगर किसी को याद हो तो कमेंट कीजिएगा। उसे क्या स्तूप नहीं बोलते थे भाई, उसको स्तूप नहीं बोलते थे। तो इसी प्रकार से जो सूफी संत हैं वो क्या कहते थे? सूफी संत जानते हैं ना कि इस्लाम धर्म में ईश्वर की पूजा करना यानी ईश्वर से प्रेम करना गुनाह माना गया है, लेकिन फिर भी इस्लाम धर्म में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि ईश्वर से प्रेम कर लेते हैं और ईश्वर के नाम पे भजन करते हैं, गीत गाते हैं, उन्हें कहा जाता है सूफी। लेकिन इस्लाम धर्म में इनको गुनाह माना गया है। आप ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकते, ईश्वर एक अलग चीज़ है, अलग दुनिया है। हम लोगों के पास इतनी क्षमता नहीं कि हम लोग अपने इन आँखों से देख सके थे, मूर्खों के लिए अलग है। तो इसका सही अर्थ है मठ, जहाँ पर वो लोग रहते हैं सूफी लोग, उसे कहते हैं खानकाह। उस खानकाह का मतलब हुआ एक तरीके से मठ, जहाँ पर रहते हैं ये लोग सूफी लोग। फिर आगे है भारतीय संलयन परमाणु संलयन के बारे में। परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संलयन, यह परमाणु विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है। फिर दूसरा है इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर तीसरा है इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहार्य है। यह तारों में ऊर्जा का स्रोत है। देखिए अभी हमने परमाणु बम पढ़ाया है, तो जो लोग वीडियो ना देखे हो तो उसको देख लेना। परमाणु बम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है अभी, लेकिन भी एक वीडियो उसमें बचा हुआ है। तो वो जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है भाई? तुमने बताया था कि जब कोई एक भारी नाभिक है, ये भारी नाभिक है, ये भारी नाभिक टूट करके जब दो नाभिक में हो जाए, अलग अलग हो जाए, इसे हम कहेंगे नाभिकीय विखंडन। लेकिन जब दो हल्के हल्के नाभिक हो, जब दो हल्के हल्के नाभिक हो और दो हल्के नाभिकों से मिलकर जो बनता है उस क्रिया को क्या कहता है? नाभिकीय संलयन, यानी कि फ्यूजन बोलते हैं। ये जो परमाणु बम है ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, लेकिन जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पे है। इस परमाणु बम की अपेक्षा कई गुना जो खतरनाक कौन है? हाइड्रोजन बम। कौन है? हाइड्रोजन बम। ये समझिए कि पृथ्वी को समाप्त करने के लिए 10 परमाणु बम लगेंगे, लेकिन हाइड्रोजन बम एक ही काफ़ी है पृथ्वी समाप्त करने के लिए। ये बहुत अधिक पावरफुल है। जो ये सूर्य तारे जितने चमकते हैं ना, ये हाइड्रोजन नाभिकीय संलयन के कारण ही चमकते हैं। जहाँ पर दो हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़कर नाभिक जुड़ करके एक हीलियम के नाभिक यानी भारी नाभिक बनाते हैं। दो हाइड्रोजन के हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी हीलियम का नाभिक बनाते हैं, जिससे कि अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। हाँ, लेकिन नाभिकीय संलयन को शुरू करने के लिए हमें 7000 डिग्री सेल्सियस या किसी परमाणु बम के विस्फोट कराने पर जितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी उतनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी नाभिकीय संलयन की शुरुआत कराने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि अभी सुना होगा कि हाइड्रोजन बम अमेरिका के पास 200 है और रसिया के पास 260 के आसपास है। भारत भी रख कर बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी रख कर बैठा हुआ है। तो ये सब नाभिकीय संलयन बहुत खतरनाक है। ये परमाणु बम से अपेक्षा कई गुना खतरनाक है। ठीक है, तो देखिए इसमें इसका ऑप्शन नंबर ऐसे सी है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, ऑप्शन नंबर इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है, तो गलत है। हमने कहा ना कि नाभिकीय संलयन के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? इसके माध्यम से हम लोग हाइड्रोजन बम बनाते हैं, न कि परमाणु बम बनाते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ये सही है कि यह परमाणु विखंडन की तुलना में अधिक ऊर्जा पैदा करता है। तो मैंने सिंपल से मतलब बताया कि परमाणु विखंडन जिससे परमाणु बम बनता है उससे थोड़ा बहुत ऊर्जा उत्पन्न होती है भारी मात्रा में, लेकिन हाइड्रोजन बम की अपेक्षा बहुत कम। तो ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से विद्युत उत्पादन परमाणु विखंडन की तुलना में व्यावसायिक रूप से कम व्यवहार है, क्योंकि हाइड्रोजन बम के कारण हाइड्रोजन बम या नाभिकीय संलयन के माध्यम से अभी विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता है, क्योंकि वो इतना विस्फोटक इतना भयावह है कि अगर
कहीं पर भाई दबे गलती से अगर विस्फोट कर गया तो पूरा तबाही मच जाएगी। इसलिए अभी व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन जो नाभिकीय संलयन है इसका उपयोग करके विद्युत का उत्पादन नहीं किया जाता, अभी तक तो नहीं किया जाता है। आगे चल करके भी इस पर रिसर्च किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इससे भी विद्युत का उत्पादन किया जाए। फिर यह तारों में ऊर्जा का स्रोत है, तो ऑब्वियसली मैंने जो बताया अभी कि सूर्य तारे जितने भी चमक रहे हैं सभी में क्या हो रही है, कौन सी घटना घट रही है, नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही है। ये दो हाइड्रोजन के नाभिक एक दूसरे से जोड़ रहे हैं और एक भारी हीलियम का नाभिक बन रहा है, जिससे भारी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH2, फिर उसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, फिर नाइट्रिक एसिड HNO3। देखिए इनमें से सब सही है, बस पहला वाला गलत है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये जो MgOH2 लिखा है ना, सही है, लेकिन इसमें बस एक गलती है, Mg ये OH2 ऐसे लिखा रहता है, ये रहेगा तब सही रहेगा, ठीक है। और बाकी सब सही है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी सही है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का भी सही है, नाइट्रिक एसिड का भी सही है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मनी ट्रांसफर सिस्टम 24 घंटे 7 दिन 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन यानी कि पूरे साल भर उपलब्ध रहता है मुद्रा स्थानांतरण के लिए, मनी स्थानांतरण के लिए, पैसे के स्थानांतरण के लिए। IMPS या फिर चेक जानते हैं 24 घंटा उपलब्ध नहीं रहता है। फिर NEFT या फिर RTGS। फुल फॉर्म बता देते हैं। जो IMPS है इसका नाम है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, IMPS। फिर चेक, ये तो चेक जानते हैं, ये चेक ही है। फिर NEFT है जिसका नाम है नेशनल इलेक्ट्रिक फंड, क्या नाम है, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, NEFT नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र। फिर उसके बाद है RTGS यानी रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, RTGS मतलब रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट। देखिए इसका राइट आंसर पहला है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इमीडिएट पेमेंट सर्विस के माध्यम से ये डिजिटली मनी का ट्रांसफर किया जाता है, ये 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होती हैं। इनमें कोई भी व्यक्ति चाहे जब कहीं पर भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है ऑल इंडिया में। और जो RTGS है, RTGS के तहत आप रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट जिसे कहते हैं, इसके तहत कोई भी व्यक्ति कम से कम 2 लाख रुपए एक बार में ट्रांसफ़र कर सकता है। और जो NEFT है उससे अधिकतम एक बार में 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया जा सकता है, नेशनल इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र है। ये सब जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो उसमें इस टर्म को हम समझाएंगे कि जो मनी ट्रांसफ़र की जाती है कौन कौन सी व्यवस्थाएँ हैं इसके लिए। तो पहले NEFT RTGS इसे भी यूज किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है ए। फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। एक बांध का जलाशय, धान के खेत, जंगल, बगीचा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, जहाँ पर बायोटिक और अबायोटिक यानी जैविक और अजैविक घटक दोनों उपस्थित होते हैं, उस जगह को हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जिस व्यक्ति ने सबसे पहले उपयोग किया था उस व्यक्ति का नाम था एजिड टॉन्सले, यानी इकोसिस्टम इंग्लिश में बोलते हैं इसे, इकोसिस्टम। उस व्यक्ति का नाम था एजिड टॉन्सले। हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से मानव के द्वारा कौन सा ऐसा है तंत्र जिसका निर्माण किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो एक बांध का जलाशय, मानव बांध खुद बनाता है, बांध बनाने के बाद वो जलाशय का निर्माण करता है, तो ये मानव निर्मित क्या है, इकोसिस्टम है। फिर उसके बाद धान का खेत, तो जानते हैं धान मानव खेत जुताई बुआई रुपाई अपने से करके वो इकोसिस्टम मानव तैयार करता है। जंगल मानव तैयार नहीं करता, अगर वहाँ पर वन रहता तो भले वन मानव निर्माण करता है, लेकिन जंगल शब्द जब आ जाता है तो इसका मतलब जंगल अपने आप नेचुरली बना हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और बगीचा मानव बनाता है। फिर उसके बाद है जो पेड़ पौधे लगाकर तैयार करता है वो बगीचा, मानव द्वारा वो इकोसिस्टम तैयार किया जाता है। फिर आगे है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। मंगलयान सेकंड, अभी मंगलयान सेकंड तो हुआ नहीं है। फिर गगनयान, ये भी नहीं हुआ अभी। चंद्रयान सेकंड, ये तो हो गया है। फिर डी आदित्य L1, अभी ये भी नहीं हुआ है, आदित्य L1 भी अभी नहीं हुआ। तो इसमें से कौन सा भारत ने 2018 में, चूँकि अभी क्वेश्चन 2018-19 में पूछा था 19 में, तो उस वक्त ये कहा गया था कि 2021 में हमारा भारत का जो ये जाएगा गगनयान मिशन, मानव को लेकर जाएगा हमारा गगनयान मिशन अंतरिक्ष में, पहली बार हम मानव को भेजेंगे। और 2021 में, और 2021 बीत गया, अब 22 आ गया है, तो अभी तक नहीं भेजा गया है। अब ये क्वेश्चन ऐसे आएगा नहीं, क्योंकि जानते हैं जो समय बीत गया तो उस पर क्वेश्चन नहीं बनता है। फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। लोथल, धौलावीरा, मेहरगढ़, सुतका, गैंडोर।
ऐसे लिखा सुत्ता गैंडोर है, लेकिन बहुत जगह सुतका गैंडोर रहता है। तो ये देखिए लोथल, धौलावीरा और सुतका गैंडोर ये तीनों तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, लेकिन जो धौलावीरा है यह नवपाषाणकालीन स्थल है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भी जो चला करता था पाषाण काल, पाषाण काल में 3 विधि थे ना, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। 3 नवपाषाणकालीन स्थल था कौन? मेहरगढ़, जो कि अब वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। बलूचिस्तान में यहीं से सबसे पहले कपास, ये सब का गेहूँ, जौ, ये सब के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। फिर उसके बाद है नोबल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था किसे? नादिया मुराद को, या काबुओ हसीगुरो को, जेम्स पी एलिसन को, डोना स्ट्रिकलैंड को। देखिए इस वक्त वो बहुत चर्चा में थी ये महिला जब नोबेल पुरस्कार मिला था। वैसे क्वेश्चन ये पूछेगा नहीं नादिया मुराद को। एक्चुअली जो अगर आप लोगों ने सुना होगा कि अफ्रीका में कुछ आतंकवादी समूह रहते हैं, उन्हीं में से एक जो नाइजीरिया है जहाँ पे बोको हराम एक संगठन रहता है, उस बोको हराम संगठन ने नादिया मुराद को पकड़ लिया था और उसका बहुत दिनों तक, करीब 2 या 3 सालों तक उसका बलात्कार खूब वहाँ के आतंकवादियों ने किया था। वहाँ से जान बचाकर अपना भागी थी इस महिला ने, नादिया मुराद ने। तो उसने समाज सेवा बहुत अच्छे से किया था, तो इसको विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था नादिया मुराद को। तो उस वक्त बहुत चर्चा में थी। अब इससे पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा नादिया मुराद का, तो उस वक्त बहुत चर्चा में थी नादिया मुराद, नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। फिर आगे है किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में MRF टायर ICC टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? अब चूँकि देखिए ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं क्योंकि उस वक्त करंट अफेयर्स पे, तो इसका ऐसा आंसर बता देते हैं कि विराट कोहली था। फिर आगे है निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे, अम्ल जो होता है और क्षार, अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले को लाल में बदल देता है, और क्षार क्या करता है? लाल को नीले में बदल देता है। तो सिरका, जिसे क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल। फिर उसके बाद नींबू पानी, फिर बेकिंग सोडा, दूध। तो इसमें जो सिरका होता है, सिरका, ये सिरका क्या करता है? अब ये अम्ल है तो ये क्या करेगा? यानी कि यही राइट आंसर है। यह नीले लिटमस को क्या करता है? सिरका, ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में बदल देता है। इसका राइट आंसर है ए। फिर आ गया भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है। विश्व धरोहर स्थल का मतलब एक संस्था है फ्रांस में, यूनेस्को, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्था है। यह पूरे विश्व में बहुत से जगहों को क्या करता है? मान्यता देता है कि ये भाई ये विश्व के धरोहर स्थल है। वहाँ से पैसा भी आता है उसके निर्माण करने के लिए। यूनेस्को पैसा देता है। तो जिस जगह को मान्यता दे देता है उसको कहते हैं यूनेस्को साइट, यानी विश्व धरोहर स्थल। भारत में बहुत हो गए हैं, 42 हो गए हैं। तो इनमें से कौन है? इसका सही आंसर है अशोक स्तंभ। भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल के लिए जाना जाता है। अशोक स्तंभ है वहाँ पर, प्रागैतिहासिक रॉक शेल्टर है। प्रागैतिहासिक काल जानते हैं ना किसे कहते हैं? अखंड मंदिर है या बौद्ध स्तूप है? बौद्ध स्तूप। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहास रॉक शेल्टर। प्रागैतिहास किसे कहते हैं? जब मानव पढ़ना लिखना बोलना नहीं जानता था, बोलना जानता था, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, उस काल को कहते हैं प्रागैतिहास। और जब पढ़ना लिखना मानव जान गया है तो उसे हम लोग बोलते हैं इतिहास। तो हम लोग जो पढ़ते हैं जिनके बारे में अच्छी जानकारी वो इतिहास है। और जो मानव जब नंगे रहा करते थे, एकदम आदिवासियों जैसे रहते थे, तो वो प्राग इतिहास है। जो सिर्फ न पढ़ना भी नहीं जानते थे न लिखना जानते थे। हमें इनके सिर्फ हथियारों से, औजारों से, या कहीं पर गुफा चित्रों में, या कहीं चट्टान उट्टान काट के जो चित्र उत्र बनाए हैं उनसे हमें उनके बारे में बस इतिहास पता चलती है। तो गुफा एक है, भीमबेटका गुफा है मध्य प्रदेश में, जो जिन्हें कहा जाता है रॉक कट शेल्टर कहा जाता है। रॉक मतलब चट्टान होता है, चट्टानों को काट के जो आवास बनाए गए होते हैं वो स्थल है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जहाँ पर उन्होंने वहाँ उन पर क्या किया गया? कुछ चित्रकारी की गई है। तो उन चित्रकारियों से पता किया गया कि कितना पुराना ये क्या है? गुफा है। तो ये प्रागैतिहासिककालीन रॉक कट शेल्टर है। ठीक है। फिर आगे है मायोपिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मायोपिया किसे कहते हैं भाई? मायोपिया कहते हैं निकट दृष्टि दोष को। और हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं? दूर दृष्टि दोष को। देखो अभी देखिए यहाँ पर अब हिंदी मीडियम के साथ यहाँ पर भी बेईमानी है। हिंदी लिख देते भाई, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हिंदी मीडियम को पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर मायोपिया दे दिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो कौन सा कथन इसके बारे में सही नहीं है? अवतल लेंस की सहायता से दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। तो जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस के माध्यम से सही किया जा सकता है? अवतल लेंस के माध्यम से। तो ये सही है। दूसरा इसमें है इसे निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है। तो सिंपल से मतलब ये भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन है प्रभावित आंख में रेटिना से परे एक बिंदु की वस्तु की छवि बनती है।
देखिए सी वाला ऑप्शन आपको कंफ्यूजन कर रहा है। डी ऑप्शन देख लीजिए, इससे प्रभावित व्यक्ति कुछ मीटर से आगे नहीं देख पाता। जानते हैं कि जब निकट दृष्टि दोष हुआ है आपको तो निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। बचा कौन? ऑप्शन नंबर सी। आंसर एग्जाम में ऐसे भी निकाल लेते हैं कि जब 3 ऑप्शन पता हो और चौथा ना पता हो तो वही गलत है, तो यानी तीसरा क्या है? गलत है। तो देखिए ये रेटिना से पहले चित्र बन जाता है, इसमें रेटिना से पहले चित्र बन जाता है। थोड़ा सा आपको समझा देंगे वहाँ पर कि अगर मान लीजिए कि ये हमारा एक आँख है, ये हमारा एक आँख है, ये पीछे वाला हिस्सा होता है रेटिना। जब यहाँ से प्रकाश आती है, अगर निकट दृष्टि दोष हमें है, निकट दृष्टि दोष है, तो ये प्रकाश ही इस रेटिना पे न पड़कर पहले ही चित्र बन जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। अगर ये चित्र पीछे चला जाए, इस पीछे चला जाए, रेटिना से दूर चला जाए, इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी में कहा है कि रेटिना से दूर चली जाती है, तो ये कौन सी स्थिति में होगा? दूर दृष्टि दोष में। इसलिए ये ऑप्शन नंबर, ये जो अब दिया है, ये दूर दृष्टि दोष की विशेषता बता दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है? गलत होगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर आगे है उड़ीसा में बिंगा, बिंगा क्या है? बिंगा या ब्रिंगा क्या है? हीरा खानों के लिए जाना जाने वाला एक गांव है, आदिवासियों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पत्थर का हथियार है, या आदिवासियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला खाद्य तेल है, या स्लैश एंड बर्न कृषि का स्थानीय नाम है। स्लैश एंड बर्न समझते हैं, जिसे झूम कृषि कहते हैं, यानी कि पेड़ पौधों जंगलों को जला करके फिर उसको खेत के रूप में निर्माण करना, फिर उसे क्या करना? उस पर खेती करना, ये क्या कहलाता है? स्लैश एंड बर्न कहलाता है। जैसे कि जाएंगे आप असम, मेघालय, त्रिपुरा इधर के, तो उधर की जनजातियाँ क्या करती है? जंगलों को जला देती हैं, जलाने के बाद जो राख हो मैदान का निर्माण होता है उस पर खेती करती है, फिर उसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है, फिर आगे के जंगलों को जलाती हैं। इस कृषि को कहते हैं झूम कृषि। तो उसी को उड़ीसा में, इसी प्रकार की खेती को क्या कहा जाता है? इसी प्रकार की खेती को उड़ीसा में कहा जाता है ब्रिंगा। क्या कहता है? ब्रिंगा, यानी स्लैश एंड बर्न। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर आगे है निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें, स्थानीय स्वर सरकार, उच्चतम न्यायालय। जानते हैं कि हमारे इस देश में 3 लेवल के चुनाव होते हैं। जो पहला है लोकतंत्र का पहला स्तर, वो तो है लोकसभा का चुनाव, दूसरा जो है वो राज्य सरकार का चुनाव यानी कि विधानसभा का चुनाव, और तीसरा जो होता है उसका स्थानीय स्व सरकार होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। स्थानीय स्व सरकार जो हम लोगों के ग्राम प्रधान सभा का चुनाव होता है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 74वां संविधान संशोधन 1993 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, ये याद रहे आपको। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद, एक मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था? किसने? तो बलबन, इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को और किस नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से रहता है। अगर आपसे पूछे कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, ये आपको पता रहे। ये मोहम्मद गोरी का एक प्रकार से गुलाम था। फिर आगे निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ये मैंने पढ़ाया है। तो 88वां संशोधन, 89वां संशोधन, या फिर 87वां संशोधन, या फिर 86वां संशोधन, यानी 86वां संविधान संशोधन। तो हमने बताया था कि 10 जो मौलिक कर्तव्य थे वो तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इंदिरा गांधी ने जुड़वाए थे 10। उनमें से जो 11वां संविधान संशोधन था, यानी शिक्षा की बात करने वाला, कि प्रत्येक नागरिक कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराए। ये जो कर्तव्य है ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में हमारे संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, तो याद रहेगी 86वां, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है। फिर उसके बाद है भारत में क्रेडिट के अनौपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? RBI, ट्राई, नाबार्ड, IRDA। तो क्रेडिट का अर्थ होता है साख। साख का मतलब होता है ऋण, यानी कि जो लोन होता है, जो कर्ज होता है, उसी को कहते हैं साख। तो साख को निर्धारित कौन करता है हमारे देश में? तो फाइनली जिसे कहेंगे बैंक होते हैं, बैंक ये तो ऋण देते लेते हैं, लेकिन इन बैंकों के ऊपर नियंत्रण किसका होता है? RBI का। तो साख का नियंत्रण आपसे पूछा जाए तो साख का मतलब ऋण या कर्ज या लोन है, और इसका नियंत्रण फाइनली कौन करता है? RBI करता है। RBI निर्धारित करता है घटा बढ़ा के, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट, बैंक रेट, इन सब के माध्यम से करता है वो निर्धारित। फिर आगे है
निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2017-18 प्राप्त की थी? अब देखिए ये भी क्वेश्चन अब उस वक्त करंट अफेयर्स था, ऐसे इसका बता देते हैं। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय है, इसको मिला था मौलाना अबुल कलाम ये। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में याद रखिएगा, ये हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो इन्हीं का जन्म दिवस जो मनाया जाता है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षा दिवस। इन्हें भी भारत में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये बहुत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब बहुत ही अच्छे व्यक्ति रहे, बहुत बड़े शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति हैं। इनको जब नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया जा रहा था तो उस वक्त ये सरकार में थे। इनको भारत रत्न दिया गया है, इनको भारत रत्न, क्योंकि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे ये, शिक्षा मंत्री थे ये। तो जब इनको पहली बार भारत रत्न दिया जा रहा था तो उस वक्त चूँकि ये खुद शिक्षा मंत्री थे तो इन्होंने कहा कि देखिए भाई, अगर मैं अभी अपने मंत्री रहते हुए अगर मैं ये भारत रत्न लेता हूँ तो ये बड़ी शर्म की बात होगी कि बाद में कहा जाएगा कि भाई मैंने कुछ किया नहीं है, बस मंत्रालय में रहने के कारण मुझे ये भारत रत्न मिल गया। चूँकि इतना बड़ा पुरस्कार भारत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार होती है। तो मौलाना अबुल कलाम साहब ने अपने जीते जी मतलब जब तक मंत्रालय में थे तब तक इन्होंने भारत रत्न प्राप्त नहीं किया था। बाद में इनको 1990 के समय में दिया गया था मौलाना अबुल कलाम साहब आज़ाद साहब को। बहुत ही नेक व्यक्ति थे। तो ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये याद रखिएगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। फिर उसके बाद है भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है भाई? वित्तीय सेवा विभाग द्वारा, आर्थिक मामलों का विभाग, राजस्व विभाग या सार्वजनिक व्यय विभाग। इनमें जो चारों विभाग दिए ना, चारों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। लेकिन इनमें से जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी करता है उनमें से वो कौन सा विभाग है? आर्थिक मामलों का विभाग है। कौन है? आर्थिक मामलों का विभाग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमस्ता था, ये गुमस्ता जो था वो क्या था? कौन होते थे गुमस्ता? ऑप्शन है इसका, बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भुगतान किया गया नौकर, या फिर एक भारतीय सैनिक एक घुड़सवार सेना के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया, या राजस्व विभाग में एक ग्राम स्तरीय अधिकारी, या एक भारत अधिकारी खुफिया विभाग। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए भुगतान देकर जिस व्यक्ति को रखा जाता था नौकरी पे, उस नौकर को क्या कहा जाता था? गुमस्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसे? गुमस्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? नर्मदा, काली, चंबल, ताप्ती। काली, नर्मदा है पहला, फिर काली है, फिर चंबल है, फिर ताप्ती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नर्मदा। कौन सी ऑप्शन नंबर है? नर्मदा। ये धुआंधार जलप्रपात बनाती है, यानी बहुत तेज़ी से बहती हुई जली जाती है। तो याद रहे कि जैसे कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं, कुछ उसमें से जाके अरब सागर में गिरती हैं और कुछ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अरब सागर में गिरने वाली जितनी नदियाँ हैं उन नदियों में सबसे लंबी अगर कोई नदी है तो वो कौन है? नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली भारत की तरफ से सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा आप लोग। ये अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी भी नदी है ये, और यहीं पर नर्मदा नदी पर ही बना है सरदार सरोवर बांध, और गुजरात से होते हुए बहती इसी नदी के तट पर जो अभी वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है वो भी इसी नदी के तट पे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन जो भी थे। तो सभी को धन्यवाद, आप लोग वीडियो देखिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। बाय, गुड नाइट।